नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में। क्या उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? देखिए, भारत में हर तरह के चेक एंड बैलेंसेस हैं। पूरी की पूरी सिस्टम भारत के लिखित संविधान ने बना कर दिए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 71 विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा में रखा है। हालांकि यहां पर मैं साफ कर दूं कि इस प्रस्ताव के साथ तृणमूल कांग्रेस है या नहीं अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि जब प्रस्ताव को पेश किया गया था तब तृणमूल कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था। लेकिन आपको लग रहा होगा कि आखिरकार ये प्रस्ताव क्यों आया। कांग्रेस के तमाम सांसदों का आरोप है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण होता है। उनका यह भी आरोप है कि वो सरकार को मदद करते हैं जबकि विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते। कल 11 नोटिस आए थे 267 रूल के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव को लाकर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। ऐसा ही एक नोटिस कांग्रेस के नेता ने अडानी के लिए दिया था और वहीं दूसरा नोटिस बीजेपी के नेताओं ने दिया था जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के रिश्तों को लेकर। उपराष्ट्रपति ने ये तमाम नोटिसेस जो हैं रद्द कर दिए या उनको कहा कि मैं अभी कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाऊंगा और ये नोटिस फिलहाल प्रभावी नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस समय पदेन अध्यक्ष भी हैं, तो उनको अनुमति दी और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन और सोनिया गांधी उससे जुड़ी हुई एक संस्था की को चेयर है, वो स्वतंत्र कश्मीर की वकालत करता है। साथ ही साथ राजीव गांधी फाउंडेशन से जॉर्ज सोरोस के रिश्ते के बारे में सफाई लगातार भारतीय जनता पार्टी 6 तारीख से मांग रही थी। ये उनका काउंटर अटैक था। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि उपराष्ट्रपति जब जेपी नड्डा को बोलने के लिए कहते हैं, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश खड़े होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश बारी बारी से सदन की चेयर यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाते हैं कि आपका रवैया पक्षपातपूर्ण है। वो जगदीप धनखड़ को ये भी कहते हैं कि आप अनावश्यक तौर पर सत्ता पक्ष को इस तरह की बातों करने का मौका दे रहे हैं और वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी आज उठा, जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ये बात सामने आई, उन्होंने कहा कि किसी का भी नाम नहीं लिया जा सकता। तो जेपी नड्डा ने आज कहा कि मैंने किसी का भी नाम, सदन की कार्रवाई में कहा कि मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक पद का उल्लेख किया है। यानी कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को लेकर उनका ये पूरा का पूरा इशारा था सोरोस के फाउंडेशन से जुड़े होने का और साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई वित्त पोषित संस्थाओं से अडानी के मुद्दे को प्रचारित प्रसारित करने का अनड्यू फेवर पाने का। जाहिर सी बात है तलवारें खिंच गई और इसी के बाद से चर्चा होने लगी कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने कल से ही सांसदों से हस्ताक्षर कराने शुरू कर दिए थे। आपको संख्या गेम बताऊंगा, आपको नंबर गेम बताऊंगा राज्यसभा का क्या कहता है। कुल आपको ये बता दूं कि 250 सांसद हैं, जिसमें से 103 विपक्षी पार्टियों के पास है। आगे मैं इसका ग्राफिक भी दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा कि ये प्रस्ताव पास होगा या गिरेगा। आपको ये बता दूं कि इस प्रस्ताव में जरूरी होता है 14 दिन का नोटिस। क्या सदन में अभी जो चलने वाला है, सदन 20 तारीख तक चलेगा, ऐसे में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, क्या ऐसे में ये नोटिस मान्य होगा? इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो तलवारें खींची हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच, उसमें उनको ये लगता है कि राज्यसभा के सभापति जो है वो निष्पक्ष तौर पर सदन का संचालन नहीं कर रहे हैं। यही उन्होंने आरोप जगदीप धनखड़ पर लगाया। उसके बाद हस्ताक्षर लिए लोगों के और जो है मंगलवार को उन्होंने ये नोटिस राज्यसभा के अंदर पेश कर दिया। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। एक ग्राफिक के द्वारा मैं समझाऊंगा। ये भी बता दूं कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। ये भी हो पाएगा क्या, इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले प्रक्रिया समझ लेते हैं।
तो अब मैं आपको बता दूं कि सदन के अंदर उपराष्ट्रपति को हटाने के क्या क्या नियम हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आज तक भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो, वो पास हुआ हो दोनों सदनों से और उनको उनके पद से हटाया गया हो। यह गरिमा पर पद है, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये भी अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जगदीप धनखड़ के ऊपर जो कांग्रेस दबाव की राजनीति खेल रही है, उससे कैसे निपटा जाए इसकी आगे की रणनीति बनाएगी। लेकिन क्या ये नोटिस के बाद अंजाम तक पहुंचेगा, इसको हम समझ लेते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के क्या क्या नियम हैं, क्या नियम प्रक्रिया हमारे संविधान में बनाई गई है। उपराष्ट्रपति को भी अगर अपने पद से हटाना हो तो चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पूरा कामकाज उसी के द्वारा संचालित होता है और वह देश के प्रोटोकॉल की दूसरी सबसे बड़े पद पर होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है और उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। तो राज्यसभा में नोटिस के जरिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये नोटिस जो है कम से कम 50 सांसदों के इस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। आज जिन जिन सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उनकी कुल सदस्य संख्या 71 है, ये मैं आपको बता दूं। तो 50 की जो है नंबर है वो रिक्वायरमेंट पूरी है। क्या ये नोटिस वैध होगा, मान्य होगा? बिल्कुल वैध होगा, मान्य होगा। अगर प्रेस करते हैं तो कभी कभी नोटिस दे दिया जाता है, फिर सदन में पूछा जाता है कि क्या आप इसको प्रेस करना चाहते हैं। अगर सदस्य कहते हैं कि हाँ हम प्रेस करना चाहते हैं, तभी उस पर आगे की कार्रवाई होती है। मैं अंततः ये भी कह दूं कि सभापति या लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं होता, सदन सर्वोच्च होता है। हाउस इज सुप्रीम। हाउस में जिसके पास बहुमत है उसका ही निर्णय काम करेगा। अब इसमें एक बड़ा बात यह है कि नोटिस देने के बाद 14 दिन बाद ही प्रस्ताव पर बहस संभव है। ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है और यहीं पर जो है कांग्रेस पार्टी फंसती है, क्योंकि आज से अगर हम जोड़ें तो जब तक सदन चलने वाला है 14 दिन पूरे नहीं होते हैं। अगर उनको उपराष्ट्रपति के ऊपर ये प्रस्ताव लाना था तो जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तब लाना था, तब इसको लीगली या संसदीय कार्यप्रणाली के जो नियम पद्धति होती है उसके हिसाब से वैध माना जाता। तो सबसे पहले तो गाड़ी यही अटकेगी कि 14 दिन आपके पास है नहीं, 14 दिन का नोटिस आपने दिया नहीं है, ऐसे में आगे क्या हो। इसके अलावा 14 दिन का नोटिस जब हो जाता है तो अब उसके ऊपर राज्यसभा में किन किन कारणों से हम राष्ट्रपति को हटाने की या फिर जो सभापति हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं, इस पर बाकायदा बहस होगी और बहस के बाद वोटिंग की जाएगी। उस वोटिंग में क्या होना चाहिए? राज्यसभा में बहुमत से, सामान्य बहुमत से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके लिए कोई 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं, यानी राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है तो 126 जिसके पास होंगे वो इसे पास करा ले जाएगा। अब मैं अंकगणित की बात करूंगा आगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि कितना टेक्निकल होता है अंकगणित के आधार पर काम करना। इसके बाद जब अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है तब भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। राज्यसभा से भी पास हो जाने के बाद ये पूरा का पूरा प्रस्ताव जाएगा, कहां जाएगा? ये पूरा प्रस्ताव लोकसभा के अंदर जाएगा और लोकसभा में भी यही प्रक्रिया फिर से आएगी। जब लोकसभा में प्रक्रिया फिर से आएगी तो वहां पर भी बहस होगी, वहां पर भी वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये देखा जाएगा कि लोकसभा में किसके पास बहुमत है। तो यहां पर भी आपको सामान्य बहुमत चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अगर एक साथ ये प्रस्ताव पास होता है, राज्यसभा से हो जाए, लोकसभा से ना हो तो भी गिर जाएगा, लोकसभा से हो जाए, राज्यसभा से ना हो तो भी गिर जाएगा और राज्यसभा से हो जाए, लोकसभा से ना हो तो भी गिर जाएगा। और इन दोनों सदनों से अगर जो ये प्रक्रिया पूरी होती है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सामान्य बहुमत इस प्रस्ताव को मिल जाता है अध्यक्ष को हटाने का, या ये कहें कि जो चेयरमैन है, सभापति हैं, उनको हटाने का, तो ये पास हो जाता है और तभी उपराष्ट्रपति को उनके पद से और सभापति के पद से हटाया जा सकता है। लेकिन भारत के इतिहास में आज तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन उपराष्ट्रपति के पास आया नहीं हो। चर्चा कई बार हुई हो, चर्चा होती रहती है। जो विपक्षी खेमा है वो सभापति पर थोड़ा दबाव डालने की कोशिश करता है कि आपका रवैया पक्षपातपूर्ण है। संसद में सब चलता है, थोड़ी जोर आजमाइश चलती है ना संसद में। तो भारत के इतिहास में आज तक कोई भी उपराष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटा है। इसलिए ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव कितना टिकेगा, कितना आगे
चलेगा, इस पर हम आगे बहस करेंगे, नंबर्स गेम भी समझेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये समझा देता हूँ कि उपराष्ट्रपति की सेहत पर या जगदीप धनखड़ जी की सेहत पर या सभापति की सेहत पर इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। सिर्फ उनके एक इमेज पर कुठाराघात करने की कोशिश है कि वो जो है बैलेंस व्यवहार में सदन के अंदर निष्पक्ष होकर काम नहीं करते हैं। यही आरोप कांग्रेस उन पर चस्पा करना चाहती है। अब कांग्रेस कितनी संसदीय परंपराएं, मर्यादाएं और बातों को समझती है, ये एक दीगर बात है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा में इस प्रस्ताव का क्या हश्र होगा, किन किन कारणों से ये प्रस्ताव राज्यसभा में रुकेगा। तो राज्यसभा में इस प्रस्ताव का क्या होगा, आइए अंकगणित के आधार पर समझते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सबसे पहली चीज है कि 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। 14 दिन का नोटिस इस मामले में पूरा नहीं होगा तो पहले तो लीगली, कानूनी तौर से ये प्रस्ताव अपने आप भी गिर जाएगा। लेकिन अगर दूसरे बार भी ये प्रस्ताव लाया जाता है, यानी अगले सत्र के अंदर भी जगदीप धनखड़ पर इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, और उसमें अगर 14 दिन पूरे होते हैं और उसके बाद उस पर बहस होती है, तो क्या विपक्ष ये प्रस्ताव पास करा पाएगा? अब मैं आपको सबसे बड़ी दिक्कत बताता हूं। विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? विपक्ष के कुल 103 सांसद हैं, इसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन आज जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया तो तृणमूल कांग्रेस ने वॉकआउट किया। क्या वो उपराष्ट्रपति का समर्थन कर रही है? आप भूलिए मत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं। उनका ममता बनर्जी से बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप रही है और ममता बनर्जी समय समय पर जो है उनसे मिलती भी रही हैं। तो ममता बनर्जी की तरफ से एक तरह से नरमी दिखाने की कोशिश की गई है। और अगर तृणमूल कांग्रेस ही नरमी दिखा देती है फिर क्या होगा? एआईएडीएमके इस पूरे मसले पर क्या करती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मसले पर वाईएसआरसीपी क्या करती है, यानी वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी क्या करती है, उनके भी राज्यसभा के सांसद हैं, वो देखना भी दिलचस्प हो जाएगा। कई ऐसे सांसद और हैं जो फेंस सीटर्स हैं, वो क्या करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प हो जाएगा। तो ऐसे में अभी तक कांग्रेस के पास जो है कुल जो समर्थन है वो 71 सांसदों का है। जाहिर सी बात है इसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद नहीं है, तो ये 103 सांसद पूरे नहीं होते हैं। तो मैं अब इसको सम अप कर देता हूं, आपको अच्छे से ग्राफिक के जरिए आपको समझाता हूं कि राज्यसभा में प्रस्ताव कैसे गिरेगा। सबसे पहले विपक्ष के पास अभी तक 71 सांसदों का साथ है। सबसे पहली बात यह हो गई, राज्यसभा के कुल सदस्य 250 होते हैं, बहुमत के लिए आपको चाहिए 126 और विपक्ष की कुल संख्या 103 की है। लेकिन टीएमसी का साथ अभी कांग्रेस के पास नहीं है। तो अंकगणित साफ है, यहाँ पर भी बहुमत जो है मोटे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जुटा लेती है, वर्केबल मेजॉरिटी ले ही आती है। उनके सदस्य संख्या भी कांग्रेस से ज़्यादा है और कांग्रेस अभी तो गिरती जा रही है। अब तो और उसकी राज्यसभा सीटें जाएंगी, महाराष्ट्र से जितने आए हैं वो जाएंगे, मध्य प्रदेश से जितने आए हैं वो जाएंगे, टर्म लोगों के बचे हुए हैं वो टर्म चलेंगे, उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। और कल दिग्विजय सिंह ने भी जगदीप धनखड़ पर यही आरोप लगाया था कि मैंने ऐसा पक्षपाती पूर्ण रवैये वाला सभापति आज तक नहीं देखा। आप एक तरफ जेपी नड्डा को तो बोलने दे रहे हैं लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जयराम रमेश की बात नहीं सुन रहे हैं। कल जब तनातनी हुई थी तो जगदीप धनखड़ जी ने ये बात बताई थी, कहा था कि आप मुझ पर आरोप मत लगाइए, अपने पॉइंट्स को रखिए, अपने पॉइंट्स को बताने और समझाने की कोशिश करिए। ये बात उन्होंने कही थी जगदीप धनखड़ ने। तो ये जो तनातनी है ये काफी समय से चली आ रही है, ये तनातनी नई नहीं है, लेकिन इसका पटाक्षेप अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर हुआ है। लेकिन कई सारी चीजें साथ में आ जाती है ना, सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, उपराष्ट्रपति पद की मर्यादा, भारत के जो ट्रेडिशंस हैं, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, ऐसे में नोकझोंक तो चलती रहती है, टकराव भी चलता रहता है, लेकिन इस तरह का उसका अंत हो, मुझे इसकी संभावना बेहद कम दिखाई देती है। अंततः क्या होता है कि सभापति के साथ और उपसभापति के साथ, हाँ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आता है और उनके बारे में चर्चा चल रही होगी या जब तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता वो सभापति की चेयर पर नहीं बैठ सकते। ऐसे में हरिवंश जी को जो राज्यसभा है वो चलानी होगी, जो कि उपसभापति हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई संभावना देख रहा हूं? मैं फिलहाल नहीं देख रहा, क्योंकि मैंने कहा टेक्निकली तौर पर 14 दिन का नोटिस अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो तमाम विपक्ष का नंबर है वो भी पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए राज्यसभा से ही गाड़ी आगे बढ़ने की संभावना न के बराबर है। तकनीकी तौर पर भी कांग्रेस कच्ची है और नंबर गेम में भी कांग्रेस कच्ची है। ऐसे में इस तरह की संभावना से
बिल्कुल इनकार कर रहा हूं कि इस तरह का कोई अविश्वास प्रस्ताव आएगा या इसकी कोई परिणति होगी या इसका कोई अंत होगा जो कांग्रेस को सूट करे। कांग्रेस कितनी दबाव की राजनीति कर रही है, कितना वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इस पूरे विषय पर मैंने आपको प्रक्रिया समझाई कि कैसे उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। मैंने राज्यसभा का नंबर गेम समझाया आपको, लेकिन आप इसके राजनीतिक निहितार्थ निकालने की कोशिश करें ना, तो मैं आपको ये बता दूं, ये उपराष्ट्रपति और सभापति पर दबाव डालने जैसी बातें हैं। हर सदन के अंदर कभी सभापति पर यह आरोप लगता है, कभी उपसभापति पर आरोप लगता है कि वो सरकार को ज़्यादा वक्त देते हैं, कभी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ यह आरोप लगता है कि वो ज़्यादा वक्त दे देते हैं, और इस तरह की चर्चा होती है। लेकिन थोड़े बहुत नोटिस दिए जाते हैं और उसके बाद आपस में टकराव होता है, लेकिन उसके बाद एक सार्थक अंत उसका निकाल लिया जाता है। अंत में क्या होता है, सभापति बैठते हैं, उपसभापति बैठते हैं, विपक्ष के तमाम नेता बैठते हैं, सरकार के लोग बैठते हैं और सुलह सफाई हो जाती है। क्या इस मुद्दे पर ऐसा कुछ होगा? मुझे अभी इसी की संभावना नजर आती है। इसीलिए क्या जगदीप धनखड़ पर कोई खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्या उपराष्ट्रपति पद पर उनको हटाया जा सकता है? अभी तक के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन कांग्रेस एक पोस्चरिंग कर रही है, कांग्रेस ये जताना और दिखाना चाहती है कि उपराष्ट्रपति अपना पक्षपात पूर्ण रवैया छोड़े। इसी के लिए वो ये स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के तौर पर दे रही है। तो आपने समझा इसको, इस एक्सप्लेनर को भी समझा कि उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आप मेरी बात पसंद करें, नापसंद करें, सुने, लेकिन ना सुने ये ना करें। और मैं ये कहूँगा, आप मुझे देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए।